हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एडू पताचार्य क्लासेस के एप्लीकेशन पर। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर आवाज़ मेरी प्रॉपर तरीके से आ रही है। अब यहाँ देखो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं भारत की राजस्थान की राज्य और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में क्या स्टार्ट किया था? मौलिक अधिकार हमने शुरू करे थे। और मौलिक अधिकारों के अंतर्गत यहाँ पर देखो, मौलिक अधिकार में एक बार फिर से हेडिंग डाल देती हूँ। मौलिक अधिकारों में हमने कितने मौलिक अधिकार पढ़ लिए थे? आपके मौलिक अधिकार देखो 12 से लेकर अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक क्या है? वर्णन है। मौलिक अधिकारों का 12 से लेकर 35 तक क्या है? वर्णन दिया गया है। क्लियर? अब यहाँ पर देखो 12 से लेकर 12-13 ये अनुच्छेद भी हमने पढ़ लिए। साथ में 14 से लेकर 18 तक आपका समता का अधिकार दिया गया है, वो भी हमने कंप्लीट पढ़ लिया। उसके बाद में आपका 14 से लेकर 18 समता का अधिकार, 19 से लेकर 22 के अंतर्गत क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। फिर 23 से 24 के अंतर्गत क्या था? शोषण के विरुद्ध अधिकार, वो भी हमने पढ़ लिया। साथ में 25 से लेकर 28 के अंतर्गत क्या है आपका? अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, वो भी हमने कंप्लीट पढ़ लिया था। 29-30 में अल्पसंख्यकों के जो माइनॉरिटीज है उनकी संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार हैं, वो भी हमने कंप्लीट पढ़ लिए थे। उसके बाद में बात करें अनुच्छेद 31, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार की जो है श्रेणी के अंतर्गत रख दिया है, अनुच्छेद 300 के तहत। ठीक है। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, आगे हम जाएं, आगे हम बढ़े तो यहाँ पर अनुच्छेद 32 के तहत क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत क्या होता है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय क्या करता है? बाकी अन्य सभी जो मौलिक अधिकार है आपके, उनकी रक्षा करता है। ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका उच्चतम न्यायालय है, तो उच्चतम न्यायालय अब ये क्या करते हैं? इन अधिकारों की रक्षा के तहत आपके क्या करते हैं? रिटें जारी करते हैं। और ये रिटें कैसी होती है? 6 प्रकार की रिटें होती है। ठीक है। 6 प्रकार की रिटें जारी करता है कौन? आपका उच्चतम न्यायालय भी करता है। उच्चतम न्यायालय भी जो है 6 प्रकार की रिटें जारी करता है। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, उच्चतम न्यायालय तो सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकारों से संबंधित रिटें जारी करता है। ठीक है। मौलिक अधिकारों से संबंधित रिटें जारी करता है। ठीक है। मौलिक अधिकारों से संबंधित। बाकी बात करें उच्च न्यायालय की, तो उच्च न्यायालय आपके सभी प्रकार के अधिकारों से संबंधित रिट जारी कर सकता है। तो उच्च न्यायालय द्वारा सभी प्रकार की रिटें जारी की जाती है। उच्च न्यायालय द्वारा सभी प्रकार की रिटें क्या होती है? जारी की जाती है। ठीक है। तो उच्च न्यायालय द्वारा सभी प्रकार की रिटें की जाती है। अब रिटों के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था? रिटों में हमने जो है 2 रिटें पढ़ ली थी। कौन कौन सी रिटें? तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, 2 प्रकार की रिटें हमने पढ़ी थी। किसके अंतर्गत? तो यहाँ पर आपका सबसे पहले वापस से एक बार मैं समझाऊंगी, क्योंकि ये आपको ध्यान में रहे कि अनुच्छेद 32 के तहत हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ये रिटें पढ़ रहे हैं। अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है कौन सा? आपका अनुच्छेद 32। ठीक है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो आपका अनुच्छेद 32। क्लियर हो गया? अब दूसरी बात, ये जो अनुच्छेद 32 है, इसके अंतर्गत क्या है? ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। इसके तहत आपके 6 प्रकार की क्या है? रिटें जारी की जाती हैं। इसमें एक हमने पढ़ ली, कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण। दोबारा से अभी वर्बली समझा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्लास पूरी वॉच करनी है आपको। अब यहाँ देखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी रिट कौन सी थी? दूसरी रिट थी आपकी परमादेश। ये दोनों हमने क्या की? दोनों हमने पढ़ ली है। ठीक है। एक तो परमादेश और दूसरी बंदी प्रत्यक्षीकरण। तीसरी आज जो हम पढ़ने वाले हैं आपकी कौन सी है? उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार पृच्छा। ये 3 रिटें और जो महत्वपूर्ण है आपके अनुच्छेद 32 के तहत, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो तीसरी कौन सी हो जाएगी आपकी? अधिकार पृच्छा। तीसरी हो जाएगी कौन सी? अधिकार परीक्षा। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो ये 2 हमने पढ़ ली। इसके तहत क्या है? देखो स्टूडेंट्स, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में, इसके तहत क्या होता है? कोई भी एक व्यक्ति जिसको हिरासत में लिया गया है, बंदी बनाया गया है, उसको क्या किया जाएगा? न्यायालय के समक्ष, न्यायाधीश के समक्ष जो है न्यायालय में क्या किया जाएगा? प्रस्तुत किया जाएगा इन 24 आवर्स, 24 घंटों के भीतर। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? ये बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जो है जारी की जाती है। अब यहाँ देखो स्टूडेंट्स, ये जो है
किसी मनुष्य के मौलिक अधिकारों की कैसे रक्षा कर रही है। अब मान लो आपने कोई अपराध किया ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपको हिरासत में ले लिया गया है, तो यहाँ पर जो है आपको पुलिस प्रशासन के द्वारा टॉर्चर नहीं किया जा सकता, थर्ड डिग्री चार्जेस के लिए नहीं ले जा सकता, जब तक कि आप न्यायालय में आपको प्रस्तुत ना किया जाए, जब तक कि आप अपने लिए कुछ ना कुछ सफाई पेश ना करें या अपने जो है पक्ष में कोई भी अपनी बात ना रखें। तो यहाँ पर बंदी प्रत्यक्षीकरण एक तरह से आपके लिए हित में हुआ, ठीक है। दूसरा देखिए परमादेश। अब परमादेश कैसे जारी की जाती है? परमादेश का अर्थ ही क्या होता है? परम आदेश। उच्चतर न्यायालय, यहाँ मैं उच्चतम न्यायालय नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पर मेरे शब्दों पर ध्यान देना है। उच्चतर न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय, जैसे यहाँ पर देखो क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, ये क्या है? उच्चतम न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट को उच्चतम न्यायालय कहा जाता है। अब देखो ये किसका उच्चतर है? उच्चतम नहीं, यहाँ पर मैं बोल रही हूँ उच्चतर। ये किसका उच्चतर है? अर्थात ये किससे शीर्ष पर है? तो आपके उच्च न्यायालयों से, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? उच्च न्यायालय, मतलब राज्यों के अंतर्गत। और यहाँ केंद्र का एक ही है, सभी पूरे भारत का उच्च न्यायालय, ठीक है, मतलब उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पर देखो उच्चतर न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ, अब ये क्या हो गया? ये तो है उच्चतर न्यायालय, और ये क्या हो गया? अधीनस्थ न्यायालय। अपने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा, अगर कोई अधीनस्थ न्यायालय है वो ठीक प्रकार से अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है, तो उच्चतर न्यायालय क्या करता है? उसके अगेंस्ट यह रिट जारी कर देता है, परम आदेश दे देता है, भाई जो अधीनस्थ न्यायालय है वो ठीक प्रकार से कार्य क्यों नहीं कर रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स, यही रिट जो है इस उच्च न्यायालय द्वारा, जो राज्य के अंतर्गत जो आपके हाई कोर्ट्स होते हैं, ये अपने अधीनस्थ जो न्यायालय होते हैं, जिला न्यायालय, उनके अगेंस्ट भी क्या कर सकते हैं? जारी कर सकते हैं, ठीक है। तो उनके अगेंस्ट भी क्या कर सकते हैं? जारी कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर समझ में आ चुका है? कोई डाउट नहीं है? तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो जिला न्यायालय भी एज वेल एज अपने अधीनस्थ जो लोक अदालतें होती है, उनके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं? यह रिटें जारी कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है? एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो ये सिर्फ समझाने की थी, क्योंकि कल की क्लास में हमने विस्तृत रूप से पढ़ लिया है, तो आई होप स्क्रीनशॉट की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आगे बढ़ते, चलो प्रतिषेध ले लेते, तीसरे नंबर की जो रिट है आपकी, प्रतिषेध ले लेते। प्रतिषेध का अर्थ क्या होता है? देखो प्रतिषेध निषेध ये एक जैसे शब्द नहीं है क्या? जैसे आपने सुना होगा कि जो है जैसे कोई भी कानून है या फिर किसी भी प्रकार का कोई अन्याय है, ये प्रतिषेध है। या आपने ऐसे सुना होगा धूम्रपान निषेध है, तो निषेध प्रतिषेध मतलब रोक लगाना। यहाँ पर क्या हो गया? एक तरह से रोक लगाना या मना करने के एवज में जो है यह शब्द प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिषेध का अर्थ मैं सिंपल सा लिख दूंगी, शाब्दिक अर्थ लिखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर जो है शाब्दिक अर्थ लिखेंगे, प्रतिषेध का जो है शाब्दिक अर्थ लिखेंगे, क्या हो जाएगा? रोक लगाना, रोक लगाना या फिर मना करना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? रोक लगाना या फिर मना करना। यहाँ तक क्लियर हो गया? प्रतिषेध का अर्थ क्या हो गया? एक तो रोक लगाना या फिर मना करना। किस पर रोक लगाना? अगर मान लो वहां तो क्या था, जैसे इसके अंतर्गत हमने देखा परमादेश एक उच्चतर न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय पर क्यों जारी किया जाता है? अगर वो अधीनस्थ न्यायालय ठीक प्रकार से कर्तव्य का निर्वहन ना करे तो। अब यहाँ पर देखो कर्तव्यों का कुछ ज्यादा ही निर्वहन किया जा रहा है। जैसे मान लो अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायिक इकाइयों द्वारा, चलो इस प्रकार से लिखते हैं, नए प्रकार की लैंग्वेज जो है यूज करनी चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ना सभी प्रकार की शब्दावली जो है आती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, अधीनस्थ न्यायिक इकाइयों द्वारा यदि अपने अधिकार क्षेत्र या अपने न्यायिक क्षेत्र से बाहर जाकर, अपने दायरे से बाहर जाकर अगर कोई कार्य किया जाता है, तो वहां पर क्या होगा? आपका जो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों पर, उच्च न्यायालय आपके जिला न्यायालयों पर, जिला न्यायालय आपके लोक अदालतों पर। अर्थात कहने का ये मतलब है आपके उच्चतर न्यायालयों द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों पर ये रिट जारी की जा सकती है। कौन सा? प्रतिषेध। जैसे मान लो कि आपके राज्य के अंतर्गत कोई केस गया है, ठीक है, उच्च न्यायालय के अंतर्गत गया, लेकिन वो राज्य के अंतर्गत अगर हाई कोर्ट वो मामला जो है अपने अधीनस्थ लाना चाहता है, या हाई को आपका सॉरी सुप्रीम कोर्ट जो है वो मामला जो है सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करना चाहता है, सुप्रीम कोर्ट में वो मामला पहुंच चुका है, फिर भी हाई कोर्ट जो है क्या कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट के मामले को या उसके निर्णय को क्या कर रहा है? चुनौती दे रहा है। तो यहाँ पर जो प्रतिषेध नामक जो रिट है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट के अगेंस्ट जारी कर दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अधीनस्थ न्यायिक इकाइयों द्वारा यदि द्वारा अपने न्यायिक क्षेत्र से, अपने अपने न्यायिक क्षेत्र, अपने न्यायिक क्षेत्र से बाहर जाकर
बाहर जाकर यदि कोई कार्य किया जाता है या फिर कोई कार्य किया जाता है, बाहर जाकर यदि कोई कार्य किया जाता है, किया जाता है तो उच्चतर न्यायालय द्वारा, उच्चतर न्यायालय द्वारा यह रिट जारी की जा सकती है। ठीक है, तो यह रिट जारी की जा सकती है। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स, ये प्रतिषेध का अर्थ क्या हो गया था, रोक लगाना या फिर मना करना। यहाँ तक क्लियर हो गया कि क्या होगा कि अगर अधीनस्थ न्यायिक इकाइयां क्या करती है, अपने कार्य क्षेत्र या अपने अधिकार क्षेत्र या अपने न्यायिक क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय लेती है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो उच्चतर न्यायालय है वो किस पर जो है रोक लगा देगा, तो या फिर कैसी रिट जारी कर देगा, तो प्रतिषेध नामक। जैसे मान लो आपके घर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपके घर के मुखिया कौन है, आपके पिताजी या आपके दादाजी। अगर आप उनके निर्णय के विरुद्ध जाकर कोई बड़ा निर्णय ले लेते हैं तो आप पर रोक लगाई जाती है। मतलब यहाँ पर आपका निर्णय गलत सही हो सकता है, उसकी समीक्षा कौन करेगा, आपसे जो बड़े हैं वही करेंगे। तो यहाँ बस यही इतनी सी बात है जो आपको समझनी है। ठीक है, तो आई होप ये सभी चीजें जो आपकी क्लियर हो चुकी है। अब जो उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा जो नामक रीट है वो भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ देखो आगे बढ़ते हैं हम, तो यहाँ पर जो है 4th नंबर पे आ जाएगा कौन सा, आपका उत्प्रेषण। उत्प्रेषण नामक रिट आ जाएगी। उत्प्रेषण जो है रिट है, ये किसके द्वारा जारी की जाती है, ये भी देखो स्टूडेंट्स। उत्प्रेषण का अर्थ क्या होता है, ये उत्प्रेषण के अंतर्गत क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा प्रमाणित होना या फिर सूचना देना। शाब्दिक अर्थ इसका क्या हो जाएगा, प्रमाणित होना या फिर सूचना देना। प्रमाणित होना अथवा सूचना देना, प्रमाणित होना अथवा सूचना देना, ये किसका अर्थ हो गया, उत्प्रेषण का। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, ये जो उत्प्रेषण जो रिट है ये भी जारी किसके द्वारा की जाती है, आपके उच्चतर न्यायालय द्वारा। मतलब यहाँ पर मैं उच्चतम नहीं बोल रही, उच्चतर बोल रही हूँ। आपके अधीनस्थ न्यायालयों का जो उच्च शीर्ष पर होगा वो उच्चतर न्यायालय हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये कब जारी करता है, कि यहाँ पर देखो ये जो है दस्तावेज मांगता है उच्चतर न्यायालय द्वारा। पहले सिंपली लिखना है, फिर समझा देती हूँ। उच्चतर न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों, उच्चतर न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ, इतने इजी तरीके से स्टूडेंट्स कहीं पे आपको पॉलिटी की क्लासेस नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर क्या करना है, पूरी कंप्लीट पॉलिटी आपको पढ़नी है। तो यहाँ पर देखो उच्चतर न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ, अपने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा, उच्चतर न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय जो है क्या है, न्यायालयों से मामलों संबंधित, मामलों के कैसे मामले, केसेस। ठीक है, जो भी जो वाद जो दायर किए जाते हैं, केसेस जो दायर किए जाते हैं कहाँ पर, आपके अधीनस्थ न्यायालयों में। अब उससे संबंधित जो मामले हैं ये कौन मंगवा लेगा, कौन मंगवा लेगा, तो आपके उच्चतर न्यायालय, मतलब अधीनस्थ न्यायालय के शीर्षस्थ न्यायालय। तो यहाँ पर मामलों से संबंधित क्या है, दस्तावेज मांगना। मामलों से संबंधित दस्तावेज मांगना, मामलों से संबंधित क्या है, दस्तावेज प्राप्त करना। यहाँ तक लिख देंगे, मांगना या फिर प्राप्त करना। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। अब देखो स्टूडेंट्स, इसको जो है अब यहाँ पर किन परिस्थितियों के अंतर्गत आपका, जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट, अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट अगर दस्तावेज मांगता है कोई केसेस से संबंधित, तो किससे मांगेगा, हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट अगर मांगता है तो किससे मांगेगा, आपके जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। ठीक है, तो यहाँ पर जिला न्यायालय या फिर हम क्या लिख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कलेक्टर भी हो जाता है, डीसी का जो है शॉर्ट फॉर्म। तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में अगर जिला न्यायालय अगर मांगेंगे दस्तावेज तो आपके लोक अदालतों से। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो दस्तावेज है मामलों से संबंधित जो आपके जो सूचनाएं हैं जो मांगता है कौन, उच्चतर न्यायालय या शीर्षस्थ न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों से, ये किन परिस्थितियों में मांगता है, तो ये परिस्थितियां भी हम लोग समझ लेंगे। तो एक बार क्या करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप देखो आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यहाँ पर देखो परिस्थितियां लिख लीजिए कि निम्न परिस्थितियों में, निम्न परिस्थितियों में जो है एक
शीर्ष न्यायालय द्वारा निम्न परिस्थितियों में एक शीर्ष न्यायालय अथवा उच्चतर न्यायालय द्वारा शीर्ष न्यायालय अथवा उच्चतर न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों से क्या मांगे जा सकते हैं, से मामलों संबंधित या मामलों से संबंधी दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। ठीक है, दस्तावेज मांगे जाते हैं या मांगे जा सकते हैं, मांगे जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, ये दस्तावेज जो है किन परिस्थितियों में मांगता है आपका शीर्ष न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों से, तो ये परिस्थितियाँ यहाँ पर है। अगर मान लो बहुत सारे केसेस क्या होते हैं, लंबित पड़े रहते हैं, कि अगर मान लो आपके उच्च न्यायालय के अंतर्गत मतलब हाई कोर्ट में अगर बहुत सारे केसेस लंबे पड़े हैं, तो सुप्रीम कोर्ट क्या होगा, कौन सी रिट जारी कर देगा, उत्प्रेषण रिट। और उत्प्रेषण रिट के तहत क्या होगा, जो भी हाई कोर्ट में लंबित जो मामले हैं जिन पर सुनवाई नहीं हो पा रही है, तो प्रॉपर वर्क नहीं किया जा रहा है, तो उनका जो है केसेस का स्थानांतरण वो अपने जो है अधिकार क्षेत्र में ले लेता है। ठीक है, और उनका केसेस का जो है जो भी है सुनवाई है वो कौन करेगा, वो आपका सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर लंबित मामलों का स्थानांतरण जो लंबे समय में कोर्ट के अंदर पड़े थे, तो लंबित मामलों का स्थानांतरण, लंबित मामलों का स्थानांतरण क्लियर हो गया। दूसरा कौन सा आ जाएगा आपका, न्याय की खराबी या कमी के कारण स्थानांतरण, न्याय की कमी या खराबी के कारण, न्याय की कमी या खराबी के कारण मामलों का स्थानांतरण। ठीक है, अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, मान लो कि आपका हाई कोर्ट है, ठीक प्रकार से किसी भी मामले पर जो है किसी भी मामले पर सही निर्णय पर नहीं पहुँच पा रहा है, न्याय नहीं कर पा रहा है, तो न्याय की कमी है या खराबी है, उस कारण भी क्या हो जाता है, कई बार जो है ये उत्प्रेषण रिट जारी कर दी जाती है आप अपने शीर्ष न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हर बार सुप्रीम कोर्ट ही जारी करेगा, हाई कोर्ट भी अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर ये रिट जारी कर सकता है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट भी अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर ये रिट जारी कर सकता है। क्लियर हो गया, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखो स्टूडेंट्स आगे बढ़े हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, फिर आ जाएगा क्या, एक तो लंबित मामलों का स्थानांतरण, न्याय की कमी या खराबी के कारण जो है मामलों का स्थानांतरण। और यहाँ एक चीज क्लियर ध्यान रखनी है, ये रिटें जो है आपके उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा ही जारी की जा सकती है। तीसरा क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर देखो मैंने जिला न्यायालय बताया था, तो जिला न्यायालय कुछ मामलों में जो है क्या कर सकता है, थोड़ा बहुत हस्तक्षेप कर सकता है लोक अदालतों के अंतर्गत, लेकिन यहाँ आपके उच्च न्यायालय ही ये रिट जारी करेगा, अगर जिला न्यायालयों से संबंधित भी और आपके लोक अदालतों से संबंधित भी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो और एक चीज आपको और ध्यान रखना है, उच्चतम न्यायालय जो रिटें जारी करता है ना, ये अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ वो मौलिक अधिकारों से संबंधित जारी करेगा, और उच्च न्यायालय सभी प्रकार के नागरिक अधिकारों से संबंधित रिटें जारी कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ तीसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, कार्यभार की अधिकता के कारण। जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट आपका जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के पास में बहुत सारे केसेस है, अब वो क्या कर रहा है, न्याय की कमी नहीं है, कोई खराबी नहीं है, ना लंबित मामले, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि कार्यभार जो है अधिक हो चुका है, और कार्यभार की अधिकता के कारण क्या है कि आपके सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है क्या किया जाता है, हाई कोर्ट से जो है लंबित जो आपके मामले हैं कि कार्यभार की अधिकता के कारण बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े, उन पेंडिंग केसेस को वो अपने पास में ले लेता है, उनसे संबंधित दस्तावेजों को क्या है मंगवा लेता है हाई कोर्ट से। ठीक है, तो कार्यभार की अधिकता के कारण, तीसरा क्या हो जाएगा, कार्यभार की अधिकता के कारण, कार्यभार की अधिकता के कारण, यहाँ पर तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, कार्यभार की अधिकता के कारण। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, एक बार क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो स्टूडेंट्स, उत्प्रेषण रिट जो है कंप्लीट हो चुके हैं, एक लास्ट जो रिट बची है आपकी मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अधिकार परीक्षा, तो वो हम पढ़ लेते हैं। तो आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो एक बार ले लीजिए। अब देखो 6 नंबर पर लगा देंगे क्या, आपकी अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा का अर्थ क्या होता है और ये रिट कब जारी की जाती है, संपूर्ण विश्लेषण हम करने वाले हैं, तो अधिकार परीक्षा हेडिंग डाल देंगे। अब देखो इसका जो अर्थ है ना, एक तरह से क्या लिया जाता है, इसका अर्थ जो है प्राधिकृत द्वारा या फिर वारंट द्वारा, ये रिट एक तरह से वारंट होती है, तो प्राधिकृत लिखना है, एक तो प्राधिकृत
अथवा वारंट द्वारा, प्राधिकृत अथवा वारंट द्वारा, प्राधिकृत अथवा वारंट द्वारा। तो यहाँ पर हो गया प्राधिकृत अथवा वारंट द्वारा यह रिट जारी की जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ क्या होगा, ये रिट किन परिस्थितियों में जारी की जाएगी? यदि कोई व्यक्ति लोक कार्यालय में, यदि कोई व्यक्ति लोक कार्यालय में अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी, कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी उस सार्वजनिक पद पर बना रहता है या उस सार्वजनिक पद को धारण किए रहता है, तो यहाँ पर उस व्यक्ति विशेष के खिलाफ क्या है, ये रिट जारी की जा सकती है। ठीक है, धारण किए रहता है। जैसे मान लो कोई न्यायाधीश है, ठीक है, अब न्यायाधीश है, कोई अन्य न्यायाधीश, उसका जो है कार्यकाल कंप्लीट हो चुका है, या किसी भी लोक कार्यालय के अंतर्गत सार्वजनिक पद जिसके को प्राप्त हुआ है, सरकारी पद जिसको प्राप्त हुआ है, वो अगर अपना कार्यकाल जो है, जैसे 62 वर्ष जो है अधिकतम जो आपके पोस्टेज होती है उसका होता है, 62 वर्ष, 60 वर्ष भी होता है कई के अंतर्गत, कई में कार्यकाल की बात करें 5 से 6 कार्य वर्ष जो है कार्यकाल होते हैं कई पोस्टेज में। तो यहाँ पर वो अपने जो है पद पर, अगर वो रिटायरमेंट की उसकी आयु निकल चुकी है और यहाँ पर जो है वो रिटायर्ड भी हो चुका है, लेकिन फिर भी वो वेतन प्राप्त कर रहा है, अपना पद पर बना हुआ है, तो यहाँ क्या होगा, उसके पद को हटाने के लिए उसको एक वारंट, लास्ट जो है वारंट जारी किया जाता है, किसके द्वारा? उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय द्वारा, और उसी रिट को क्या कहा जाता है? अधिकार परीक्षा। ठीक है, तो यहाँ पर धारण किए रहता है, धारण किए रहता है, तो उसके विरुद्ध यह रिट जारी कर दी जाती है, यह जारी जो है कर दी जाती है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप सभी को समझ में आ चुका है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, आपके कंप्लीट अनुच्छेद 32 कंप्लीट हो चुके हैं, मौलिक अधिकार कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन आपके मौलिक अधिकारों से संबंधित जो है अनुच्छेद कितने हैं? 12 से लेकर 35। तो इसमें 14 से लेकर आपके अनुच्छेद 32 तक ही क्या है, मेन रूप से क्या है, मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर भी हमने 12 और 13 को भी पढ़ा था। 12 में राज्य की परिभाषा, 13 के अंतर्गत ऐसे जो अधिकार हैं जो जो आपके जब लागू हुआ था संविधान, उससे पहले भी थे और बाद में भी थे, वो बने रहेंगे हमेशा, लेकिन जब तक बने रहेंगे जब तक वो मौलिक अधिकारों में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते मौलिक अधिकारों को। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे मौलिक अधिकारों के बने रहने का प्रावधान। अब आपके कौन सा बाकी रह गया? मौलिक अधिकारों से संबंधित ही जो है अनुच्छेद है, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है, तो 33, 34 और 35 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और रोक से संबंधित है। तो ये भी हम जो है इस पढ़ने वाले डिटेल में। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको हेडिंग डाल देनी है, क्या? अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 33 के अंतर्गत क्या है? अनुच्छेद 33 जो प्रदान करता है, संसद को शक्ति प्रदान करता है। देखो स्टूडेंट्स, संसद जो है क्या कर सकती है? संविधान में संशोधन कर सकती है संसद, या फिर हम केंद्र सरकार कह सकते हैं। देखो यहाँ पर बात करें तो संसद के आपके कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। तो यहाँ पर 2 सदनों में से एक सदन कौन सा हो जाएगा आपका? संसद का, लोकसभा। दूसरा सदन हो जाएगा कौन सा? राज्यसभा। ठीक है, तो यहाँ लोकसभा और राज्यसभा संसद के 2 सदन हो गए। अब दोनों सदन जो है मिलकर क्या करते हैं? संविधान में संशोधन करने की क्षमता रखते हैं। कैसे? लोकसभा के अंतर्गत कुल उपस्थित जो है, उपस्थित नहीं, यहाँ पर कुल सदस्यों की बात की जा रही है, तो लोकसभा और राज्यसभा के कुल सदस्यों के 2/3 सदस्यों का जो है क्या होना चाहिए? बहुमत मिलना चाहिए, समर्थन मिलना चाहिए, और फिर जाकर अनुच्छेद 368 के तहत क्या कर सकते हैं? संविधान में संशोधन कर सकते हैं, संविधान के किसी भी भाग में, बशर्ते कि हम संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित किए बिना यह संशोधन करें। ठीक है, मूल ढांचा क्या है? यह जो है सुप्रीम कोर्ट समय समय पर बताता है। सुप्रीम कोर्ट ने सही प्रकार से व्याख्या नहीं करी है कि संविधान के मूल ढांचे में आखिर आता क्या है, लेकिन नॉर्मली संविधान के मूल ढांचे में क्या माना जाता है? जो मूल रूप से जोड़ा गया है, जो मौलिक है, जो मूल संविधान के अंतर्गत क्या था? एड था। जैसे आपका 22 जो भाग है वो
साथ ही 395 अनुच्छेद, साथ ही आपके 8 अनुसूचियां, ठीक है, ये मौलिक जो है मूल रूप से संविधान में जोड़ी गई थी। उसके बाद में जो मौलिक कर्तव्य भी है, चाहे वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही क्यों ना ऐड किए गए हो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, लेकिन आपके वो मौलिक कर्तव्य भी मूल संविधान के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। चाहे फिर 11वां मौलिक कर्तव्य भी आपका 2002 में जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन द्वारा, लेकिन वो भी आपके मूल संविधान के अंतर्गत, मूल ढांचे के अंतर्गत ही आएगा। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है समय समय पर व्याख्या करेगा कि आखिर संविधान का जो है मूल ढांचा है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो है संविधान में संशोधन करने की शक्ति, संविधान में यहाँ पर लिख देंगे सिंपल सा, संविधान में संशोधन करने की शक्ति या करने का अधिकार, ये किसको प्रदान करता है, अनुच्छेद 368 संसद को, ठीक है, भारतीय संसद को, जिसके 2 सदन है, कौन, लोकसभा और राज्यसभा। और तीसरा अंग कौन सा है, संसद का ही अंग है, तीसरा है राष्ट्रपति। भाई अंतिम स्वीकृति तो राष्ट्रपति की होगी, तो यहाँ पर जो है राष्ट्रपति की अंतिम स्वीकृति होगी। तो यहाँ इस प्रकार से क्या हो जाएगा, संशोधन हो जाएगा। अब संशोधन अगर राष्ट्रपति को मान लो किसी प्रकार का आपत्तिजनक लगता है, वो चाहता है कि वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले, तो यहाँ पर कौन सा अनुच्छेद वो प्रयोग करेगा, तो अनुच्छेद 143 का प्रयोग करके वो सुप्रीम कोर्ट से क्या कर सकता है, परामर्श ले सकता है किसी भी प्रकार के कोई भी अमेंडमेंट को जो है पारित करवाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, ये आपका क्लियर हो चुका है। तो यहाँ देखो अनुच्छेद, अब देखो स्टूडेंट्स एक चीज और है, संसद के अलावा जो है संसद के लिए एक शब्द और प्रयोग में लाया जाता है, क्या, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, क्योंकि केंद्र सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट यही है, भारतीय जो सरकार है वह यही है, ठीक है, सर जो संसद है, ठीक है। क्योंकि इसके अंतर्गत लोकसभा का जो 15% होगा वही तो क्या बनेगा आपका मंत्री परिषद, और मंत्री परिषद हमेशा क्या होती है, प्रमुख होती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ पर बहुमत दल का जो है क्या हो जाएगा, प्रतिनिधित्व, और बहुमत दल के द्वारा, वैसे बहुमत दल अगर ना माने तो गठबंधन में समझ लो जो सबसे बड़ा दल है उसका नेता क्या बन जाता है, प्राइम मिनिस्टर, और उसकी जो है मंत्रिपरिषद बन जाती है। तो यहाँ तक क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ स्टूडेंट्स अनुच्छेद जो 36 है, 33 है, इसके अंतर्गत क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा डिटेल में लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसको जो है डिटेल में लिखते हैं। तो यहाँ पर अनुच्छेद 33 जो है हम क्या करेंगे, हेडिंग डाल देंगे, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 33 के अंतर्गत हम लिखेंगे नोट्स के फॉर्म में, यहाँ क्या आ जाएगा, मौलिक अधिकारों में, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की संसद की शक्ति, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की संसद की शक्ति, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की संसद की शक्ति, ठीक है। अब यहाँ पर संसद को शक्ति देता है कौन, आपका अनुच्छेद 33, किसके अंतर्गत, संशोधन करने की, मौलिक अधिकारों में। अब यहाँ पर देखो मौलिक अधिकारों में संशोधन किया भी गया है, क्या, कब किया गया था, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। तो यहाँ पर देखो संसद की शक्ति क्लियर हो गया। तो यहाँ देखो एक चीज आपकी क्लियर हो चुकी है, संसद, या फिर देखो स्टूडेंट्स कई बार जो है ऑप्शन में केंद्र सरकार आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, केंद्र सरकार संसद एक ही बात है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और देखो एक प्रावधान और करता है आपका अनुच्छेद 33, जो आपके सशस्त्र बल है ना, जैसे अर्धसैनिक बल है या फिर सशस्त्र जो सेनाएं हैं, उनके मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध भी लगाया गया है, ठीक है। तो यहाँ जैसे मान लो आपके नेवी में होंगे, कोई आपके परिवार से आर्मी में होंगे, उनके क्या होता है कभी कभार जो है उनको जो है फोन वगैरह भी वो लोग नहीं रख सकते, घर पे बातचीत नहीं कर सकते, मतलब क्या कि ऐसी सेवाएं जैसे आपके सशस्त्र बलों में इंटेलिजेंस ब्यूरो से संबंधित भी आती है, और आपके जो भी हमारे जो सैनिक है, जवान है, उनसे संबंधित सेवाएं आती है, तो उनको जो है ऐसी कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है देश से संबंधित, तो वो बाहर के देशों में लीक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे पाकिस्तानियों के द्वारा कई बार प्रयास भी किया जाता है, तो पाकिस्तानियों क्या करते हैं, वो जैसे दोस्ती करते हैं हमारे जो सशस्त्र बलों के लोगों के से, तो यहाँ पर उनके सभी प्रकार के संचार के माध्यम जो है उनसे छीन लिए जाते हैं। तो वहाँ पर मान लो उनकी अभिव्यक्ति की आ जाती है, वो जाके मीडिया के सामने किसी भी प्रकार का कोई कन्फेशन नहीं कर सकते, किसी प्रकार के व्यूज एक्सप्रेस नहीं कर सकते, घर पे वो लोग नहीं बता सकते। तो यहाँ एक प्रकार से उनकी वाक स्वतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और एक तरह से सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता, इन पर भी क्या है, रोक लगा दी जाती है। क्यों, क्योंकि वो स्वतंत्रता पूर्वक किसी प्रकार का संगठन भी नहीं बना सकते हैं। अगर उन्हें जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो के तहत किसी भी सीक्रेट मिशन पर जो है गुप्त जो मिशन पर भेजा जाता है, तो वो अपनी पहचान को भी वहां पर क्या है उनके द्वारा गुप्त रखी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरह से जो युक्त जो प्रतिबंध लगाने का कार्य जो संसद के द्वारा किया जाता है, वो भी आपके अनुच्छेद 33 के तहत किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल से लिख लेंगे क्या, कि सशस्त्र बलों, सशस्त्र बलों, सशस्त्र बलों
सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध। 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 ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। क्या करेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। फिर अनुच्छेद 34 और 35 भी हम लोग पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, आपका जो अनुच्छेद 34 है वो क्या कहता है, आवाज प्रॉपर आ रही है। यहाँ देखो अनुच्छेद 34 में हेडिंग डाल देती हूँ। अनुच्छेद 34 के अंतर्गत क्या कहा गया है कि आपकी जो है ना कि मतलब सैन्य शासन, अगर देश के अंतर्गत सैन्य शासन लगाया जाता है, वैसे भारत में खुशी की बात है क्या है भाई, भारत में स्थायित्व की स्थिति है, सैनिक शासन एक बार भी नहीं लगा है। पाकिस्तान में लगता रहता है। पाकिस्तान में क्या है, राजनीतिक अस्थिरता है और राजनीतिक रूप से अस्थायित्व है। तो यहाँ पर अगर मान लो सैनिक शासन अगर लगाया जाता है, तो सैन्य शासन लगाए जाने की स्थिति के अंतर्गत क्या होगा, मौलिक अधिकारों पर रोक लगा दी जाती है। तो सैन्य शासन, अब यहाँ देखो सैन्य शासन जब लगाया जाता है ना, तो संपूर्ण देश की जो शक्ति है वो किसके अंतर्गत चली जाती है, सैनिक शक्ति के अंतर्गत चली जाती है। मिलिट्री जो है रूल यहाँ पर लागू हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ सेना का जो कमांडर होता है वही क्या करता है, जो है सर्वोच्च वहाँ का क्या हो जाता है, एक तरह से शासन संभालता है। उस वक्त सरकार भी आपकी गौण हो जाती है। लेकिन सरकार ने क्या किया है, सरकार ने जो है राजनीतिक रूप से स्थायित्व बनाए रखी है। मतलब लोकतंत्र के अंतर्गत हमारी जो संसदीय जो संप्रभुता की जो स्थिति है वो अभी तक बनी हुई है। क्यों बनी हुई है, एक तो संसदीय संप्रभुता हमने रखा है, साथ में हमने न्यायिक सर्वोच्चता का भी समन्वय रखा है। इसी वजह से हम सेना को जो है क्या करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा कंट्रोल में रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है सेना का सर्वोच्च जो है एक तरह से सेनापति होता है। तो यहाँ पर देखो सैन्य शासन लगाए जाने की स्थिति में, सैन्य शासन जो है लगाए जाने की स्थिति में, सैन्य शासन लगाए जाने की स्थिति में क्यों है कि क्या हो जाएगा, सैन्य शासन लगाए जाने की स्थिति में मौलिक अधिकारों पर रोक, मौलिक अधिकारों की स्थिति पर रोक लगा दी जाती है। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों की स्थिति पर रोक, मौलिक अधिकारों की स्थिति पर रोक, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो मौलिक अधिकारों की स्थिति पर रोक, यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। अब देखो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हम। अनुच्छेद 35 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 35 के अंतर्गत क्या है, अनुच्छेद 35 अगर मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाना है तो भी इससे संबंधित प्रावधान किसके अंतर्गत आ जाएंगे, अनुच्छेद 35 में। तो मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने संबंधी विधायन, विधायन मतलब क्या हो गया आपका, विधायन विधेयक से बना है, विधेयक मतलब कानून या नीति या नियम। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों को प्रभावी, मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने संबंधी विधान, मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने संबंधी विधान, मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने संबंधी, अब मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने संबंधी विधान इसके किसके अंतर्गत आ जाएंगे, आपके अनुच्छेद 35 के तहत आ जाएंगे। ठीक है, तो इतना उतार लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, नीति निर्देशक तत्व और आपके जो मौलिक कर्तव्य है वो भी आज की क्लास में ही कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि फिर क्या होगा स्टूडेंट, जो नेक्स्ट जो क्लास होगी ना आपकी, सीधे हम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो महत्वपूर्ण जो आपके पद हैं भारतीय राज्य व्यवस्था में वो फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक बार क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर देखो, ये कंप्लीट हमने 12 से लेकर 35 तक क्या कर लिए, कंप्लीट आपके मौलिक अधिकार पढ़ लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, हमें जो है अब हेडिंग डाल देनी है, क्या, नीति निर्देशक तत्व आपके भाग 4 के अंतर्गत आ जाते हैं। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व किसके अंतर्गत आ जाते हैं, तो आपके भाग 4 के अंतर्गत आ जाते हैं नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आ जाते हैं क्या, नीति निर्देशक तत्व। कौन से अनुच्छेदों के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के अंतर्गत आपके भाग 4 के अंतर्गत क्या मिलता है, किसका प्रावधान मिलता है, नीति निर्देशक तत्व को। अब देखो स्टूडेंट्स, आपके 36 से लेकर 51 जो है पूरे कंप्लीट नीति निर्देशक तत्व इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब यहाँ पर जो है लाइन टू लाइन नहीं पूछा जाता है, ये जरूर पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व है क्या और इनका महत्व क्या है,
है, ये किन विचारधाराओं पर आधारित है। तो यहाँ पर देखो जो नीति निदेशक तत्व है ना, एक तरह से क्या है, सरकार के लिए मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। सरकार के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सरकार के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मार्गदर्शक के रूप में कार्य सरकार के लिए क्या करते हैं, ये मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आप सभी के हमारे जो संस्कार होते हैं, हमारे मार्गदर्शन के रूप में कार्य करते हैं। अब उन संस्कारों को हम फॉलो ना करें, देश काल परिस्थिति के अनुसार फॉलो करें, ये हम पे डिपेंड करते हैं। तो वैसे ही आपके सरकार के लिए मार्गदर्शक के रूप में तो कार्य करते हैं, लेकिन सरकार अपने जो है अपने जो है एक देश काल परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए खुद के स्तर पर जो निर्णय लेने के लिए क्या होती है, स्वतंत्र होती है। अब यहाँ देखो मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ तक आपने लिख लिया। अब देखो एग्जाम्पल हम समझते हैं। जैसे मान लो, जैसे इस प्रकार से, ये एग्जाम्पल आई होप पहले भी मैंने दिया होगा, बट कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर देखो ये हमारा भारत है। ठीक है, भारत के अंतर्गत मुंबई की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो है क्या है, आपके स्लावी एरियाज है, मतलब यहाँ पर जो स्लम जो एरियाज है, मतलब जो है स्लावी बस्तियां हैं, कच्ची बस्तियां। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, अगर मान लो ये कच्ची बस्तियों को हम क्या करना चाहते हैं, टूरिज्म हम हब के अंदर विकसित करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पास में क्या है, अरब सागर है। अरब सागर मतलब सागरीय किनारे हैं। सागरीय किनारा है अगर, तो बहुत सारे बीचेस है, तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारे टूरिस्ट क्या है, भ्रमण के लिए आएंगे। ठीक है, टूरिस्ट आएंगे तो टूरिज्म क्या है, बढ़ेगा। और सबसे ज्यादा जो आय जनरेट होती है वो आपके पर्यटन से होती है, देश को राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो पर्यटन को जो है बढ़ावा मिलेगा, पर्यटक आएंगे। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये हमें क्या करना है, यहाँ पर अपने टूरिज्म जब हब विकसित करेंगे तो यहाँ पर हमें बनानी पड़ेगी क्या, होटल्स, साथ में रेस्टोरेंट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इन सभी का विकास करेंगे तो ये कच्ची बस्तियां तो हमारे सामने विरोधक के रूप में आ रही है। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, फायदा हो रहा है किसको, सरकार को फायदा, सरकार खुद के लिए काम नहीं करती है, सरकार जो है पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है, लोक कल्याण के लिए। तो सरकार को अगर फायदा होगा, राष्ट्रीय आय जनरेट होगी, तभी तो लोगों के लिए लोक कल्याणकारी योजनाएं बना पाएगी। ठीक है, तो लोगों को जो है स्वास्थ्य से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित, जो भी आपकी शिक्षा से संबंधित है, रोजगार से संबंधित क्या है, सुविधा मुहैया करवा पाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ कच्ची बस्तियों को हटाना पड़ेगा, तभी तो हम यहाँ पर टूरिस्ट को जो है बुला सकते हैं, टूरिज्म हब विकसित कर सकते हैं, होटल्स और रेस्टोरेंट्स बना सकते हैं। लेकिन देखो, क्या हमारे संस्कार ये कहते हैं क्या, अब सरकार को क्या है, ध्यान में रखना पड़ेगा किसको, नीति निदेशक तत्वों को। नीति निदेशक तत्व क्या कहते हैं, सरकार निर्णय तो ले, लेकिन इतना जो है क्या नहीं हो जाए, मतलब इतना स्वार्थी भी ना हो जाए, मतलब देश के हित में भी काम तो करे, लेकिन देश के हित को ध्यान में रखे। लेकिन सामान्य जो जनता है, जिसका जो है, जैसे मान लो फ्यूचर को लेकर हम प्रेजेंट को खराब नहीं कर सकते, तो यहाँ जो निवास कर रही है आपकी कच्ची बस्तियां, इनको जो है हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें एक जो है मध्य मार्ग अपनाना पड़ेगा। ठीक है, मध्य मार्ग हम क्या अपनाएंगे, कच्ची बस्तियों के यहाँ के जो भी लोग निवास कर रहे हैं, इनसे जबरदस्ती हम छीनेंगे नहीं यहाँ की जमीन, हम इनसे क्या करेंगे, परमिशन लेंगे और इनको कहीं अन्य जगह विस्थापित करेंगे, इनको जो है वहां से अच्छे घर वगैरह प्रदान करेंगे, प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो जो भी अच्छी फैसिलिटीज जो प्रोवाइड करवाएगी, सरकार खुद खर्चा उठाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक मध्य मार्ग हमने निकाल लिया। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर ये जो मार्गदर्शक के रूप में जो कार्य करती है जो सरकार, तो यहाँ पर इसके अंतर्गत जो है, मतलब मार्गदर्शक के रूप में सरकार के लिए कार्य करते हैं, लेकिन क्या नहीं है, यहाँ पर एक बार मैं स्लाइड चेंज करूंगी, आप लिख लीजिए एक बार। यहाँ देखो क्या है, ये जो नीति निदेशक तत्व है, मार्गदर्शक के रूप में तो है, के रूप में है, परंतु क्या नहीं है, परंतु सरकार पर बाध्यकारी नहीं है, मतलब सरकार जो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। तो यहाँ पर सरकार पर बाध्यकारी नहीं है, क्या नहीं है, आपके नीति निदेशक तत्व है, तो सरकार पर बाध्यकारी नहीं। क्लियर, तो सरकार पर क्या है, बाध्यकारी नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या है, सरकार जो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन सरकार द्वारा, लेकिन जो है कानून निर्माण के समय सरकार का कर्तव्य बनता है क्या, के समय सरकार या संसद, सरकार का कर्तव्य बनता है कि वो किसको ध्यान में रखकर जो है कानून का निर्माण करे, आपके नीति निदेशक तत्वों को ध्यान में रखकर, जो कहाँ से हमने लिए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सरकार का क्या है, कर्तव्य बनता है,
सरकार का कर्तव्य बनता है कि वह सभी निर्णय या सभी कानून या सभी निर्णय किसको ध्यान में रखकर ले, नीति निदेशक तत्वों को ध्यान में रखकर ले। ठीक है, नीति निदेशक तत्वों को ध्यान में रख कर ले। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो क्या करेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आई होप आप सभी को अच्छे प्रकार से समझ में आ रहा होगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम समझते हैं कि आखिर इन नीति निर्देशक तत्वों में है क्या, ये किन विचारधाराओं पर आधारित है और कहाँ से, किन के सिद्धांतों से ये क्या है, प्रेरित है। आई होप स्क्रीनशॉट आप सभी ने ले लिया होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक नीति निर्देशक तत्व निम्न सिद्धांतों, निम्न विचारधाराओं लिख ले, ज्यादा बेटर रहेगा। तो निम्न विचारधाराओं पर क्या है, आधारित है। ठीक है, निम्न विचारधाराओं पर आधारित है। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, ये जो निम्न विचारधाराओं पर आधारित है, कौन कौन सी विचारधारा है आपकी, एक तो है समाजवादी, दूसरा है कौन सा, जो है आपका बुद्धिजीवी, तीसरी कौन सी है भाई, सबसे ज्यादा हमारे देश पर किसका प्रभाव पड़ा है, किसके विचारों का, तो गांधी जी का। तो यहाँ पर गांधीवादी विचारधाराओं पर भी आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, आपके जो समाजवादी विचारधाराओं पर हमने क्या है, कार्ल मार्क्स को जो है, कार्ल मार्क्स के समाज को ज्यादा प्रायोरिटी दी है। देखो एक तो होता है पूंजी प्रधान व्यवस्था, एक होती है साम्यवाद प्रधान व्यवस्था। इन दोनों का ही मिश्रित मॉडल क्या होता है आपका, समाजवाद। अर्थात हम किसी एक व्यक्ति के हित के लिए हम पूरे समाज को इग्नोर नहीं कर सकते। तो समाजवादी व्यवस्था पर जो है आधारित क्या है, ये 36 से लेकर 51 के अंतर्गत आपके समाजवादी विचारधाराओं पर आधारित क्या बनाए गए हैं, आपके जो अनुच्छेद ये अपनाए गए। जैसे अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आपके पंचायतों से संबंधित है, प्रसूताओं से संबंधित जो है बहुत सारी सुविधा प्रदान की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बालकों, महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किए जाएंगे, महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य किया जाएगा। तो ये सभी आपके जो विचारधाराएं हैं, ये कौन सी 3 विचारधाराएं, इनके अंतर्गत इन अनुच्छेदों को क्या किया गया, सम्मिलित। दूसरा आ जाएगा बुद्धिजीवी। बुद्धिजीवी के अंतर्गत क्या है कि जैसे मान लो हमने समाजवादी अपनाया, गांधीवादी अपनाया, गांधीवादी विचारधारा के अनुसार हमने सर्वोदय की बात की, सबके उत्थान की बात की, और आपकी जो बेसिक जो शिक्षा है उस पर बात की है। ठीक है, साथ ही हमने क्या की है, जो आपके जो पशुधन है उनसे संबंधित जो है क्या किया, उनके संरक्षण से संबंधित भी बात की है, गाँव के उत्थान की बात हमने कर दी। तो यहाँ देखो स्टूडेंट्स, हम पूरे विश्व से हम पिछड़ ना जाएं, इस वजह से हमने बुद्धिजीवी जो है विचारधारा को भी अपनाया है कि अगर समय के अनुसार, समय की मांग के अनुसार नवाचारों को भी क्या किया जाएगा, नवाचारों पर आधारित जो भी होगी, जो भी हमें कानून नीतियाँ बनानी पड़ेगी, वो निर्माण हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उदार बुद्धिजीवी हो गया कि व्यापार के लिए जो है रास्ते खोल देना अन्य देशों के लिए, अन्य देशों की कंपनीज भी भारत में भी इन्वेस्ट कर सकती है, साथ में भारत की जो है, भारत के भी व्यापारिक संबंध अन्य देशों के साथ में हो सकते हैं। तो उदार बन जाना हर चीज के अंतर्गत, हर आर्थिक स्थिति के उत्थान में, आर्थिक दृष्टि से अर्थव्यवस्था के उत्थान में, चाहे समाज के अंतर्गत समाज के उत्थान में। तो यहाँ क्या है, हमने बुद्धिजीवी, समाजवादी और 3 प्रकार की विचारधाराओं पर आधारित हमने क्या है, विचार माने, और तीसरा जो है गांधीवादी। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। अब देखो स्टूडेंट्स, हम मौलिक कर्तव्य भी पढ़ लेते हैं आज की क्लास में, ज्यादा लंबी क्लास जो है नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मौलिक कर्तव्य भी हम पढ़ लेंगे। 11 मौलिक कर्तव्य वर्तमान के अंतर्गत है। एक बार आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे क्या, मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित जो है कुछ फैक्ट जो पूछे जाते हैं वही हम जो है पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये भी किसके अंतर्गत है, भाग 4 में। अब देखो स्टूडेंट्स, भाग 4 में तो क्या थे, अनुच्छेद 36 से लेकर क्या है 51 तक ही है। तो आपका जो 51 क है ना, इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, आपके मौलिक कर्तव्य। क्लियर? तो यहाँ पर 51 तक तो क्या है, यहाँ देखो इस प्रकार से हम नहीं लिख सकते, यहाँ पर 51 लिख लेंगे, यहाँ पर 51 तक तो क्या है आपके नीति निर्देशक तत्व। इस 51 क के अंतर्गत जो है आपके क्या शामिल है, 11 मौलिक कर्तव्य वर्तमान में। मूल रूप से कितने थे, 10 थे। अब मूल रूप से 10 थे, मतलब यहाँ 1950 में संविधान लागू हुआ, जब नहीं 1976 में। ये जो मूल जो आपके 10 कर्तव्य है ना, ये भी 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद
51 क, यहाँ पर मैं लिख दूंगी भाग 4 अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत क्या है आपके मौलिक कर्तव्य। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखेंगे क्या, मौलिक कर्तव्य वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या, ऐसे लिख लें, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी हो जाएगी आपके, तो यहाँ पर 11 है वर्तमान में। अब ये कब कब कैसे कैसे जोड़े गए वो लिख लेने, तो यहाँ पर लिखेंगे सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, अब यहाँ पर ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा, तो आपके 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। दस मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये 10 मौलिक कर्तव्य जो जोड़े गए, इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि आपको क्या करना है, आप भारतीय नागरिक हैं, तो भारतीय नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम संविधान के प्रति जो है सम्मान की भावना रखें। हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन में जिन्होंने भी भाग लिया था, उनके विचारों को, उनके जो है ज्ञान को हम अपने हृदय में संजोए रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए नवाचार के साथ में आगे बढ़े। साथ ही जो है पर्यावरण की और जो हमारे आसपास में जो हमारी जो प्रकृति है उसकी रक्षा करें। सामाजिक समरसता का भाव रखें, सभी मनुष्य के अंतर्गत बंधुत्व, स्वतंत्रता और समानता का जो है क्या करें, सम्मान करें, और जो है संस्कृति की सुरक्षा करें, भारत की जो गौरवशाली जो परंपरा है उसकी सुरक्षा करें। तो ये किसके अंतर्गत लिखा गया, आपके 10 मौलिक कर्तव्य में। क्लियर। अब यहाँ पर देखो एक एक को लिखना आवश्यक नहीं है, यहाँ पर आपने इतना लिख लिया, 10 मौलिक कर्तव्य आपके जोड़े गए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। तो स्टूडेंट्स पूछा क्या जाता है एग्जाम में कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है किससे संबंधित है, तो आपके मौलिक कर्तव्यों से संबंधित। ठीक है, अब यहाँ हम 11वां मौलिक कर्तव्य है ना, यहाँ क्या है आपके 10 पहले जोड़े गए, फिर एक जोड़ा गया, तो ये जो 11वां है, एक ही लिख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो हम जो है अब लिख लेते हैं। ठीक है, किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो स्टूडेंट्स आगे लिखेंगे इसी मौलिक कर्तव्यों की ही जो श्रेणी में 11वां मौलिक कर्तव्य है जो है 86वें संविधान संशोधन द्वारा, 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया। अब देखो ये किससे संबंधित है, ये महत्वपूर्ण है आपके। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस जो है यह जो मौलिक कर्तव्य है ना किससे संबंधित है, तो यहाँ पर यह मौलिक कर्तव्य है, यह मौलिक कर्तव्य कर्तव्य प्रत्येक भारतीय माता पिता को, प्रत्येक भारतीय माता पिता द्वारा अपने 6 से 14 वर्ष 6 से 14 वर्ष के बालकों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है, यह शिक्षा दिलवाने का क्या करता है, जो है क्या देता है, शिक्षा का अधिकार जो है
आपके ये लिख लिया, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है ये देता है 6 से 14 वर्ष के बालकों को। तो यहाँ पर माता-पिता का क्या कर्तव्य बनता है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बालकों को क्या करवाएँ, जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा ग्रहण करवाएँ। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा ये कौन दे रहा है? सरकार दे रही है। बस माता-पिता का ये कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनपढ़ ना रखें, अशिक्षित ना रखें या किसी भी प्रकार का कोई कार्य ना करवाएँ, उनको शिक्षा के अंतर्गत भेजें, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, अधिकार का प्रावधान करता है। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर तो क्या है, यह कर्तव्य है किसका? माता-पिता का। तो अगर एक व्यक्ति का कोई कर्तव्य है तो वो दूसरे व्यक्ति का क्या बन जाता है? अधिकार। तो यहाँ इसी संशोधन के फलस्वरूप आपका जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था वो 2002, इसी संशोधन के फलस्वरूप जो है नोट लगाकर लिखेंगे, आपका जो है अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया और इसमें क्या किया गया? प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार जो है दिया गया, ठीक है? प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार जो है इसी जो है मौलिक कर्तव्य के तहत दिया गया। अब कैसे? यहाँ पर मान लो आप किसी माता-पिता की जो है सॉरी संतान है। अब यहाँ आप किसी माता-पिता की संतान है, माता-पिता का तो ये कर्तव्य बन रहा है 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया उसके तहत कि वो आपको शिक्षा दिलवाएँ, 6 से 14 वर्ष अगर आपकी आयु है। लेकिन अब यहाँ पर आपका अधिकार हो जाएगा ना, तो यहाँ आपका अधिकार है तो वो किस में आ जाएगा? मौलिक अधिकार में। आपका मूल अधिकार है, अर्थात आपने ये अधिकार जो है कैसे प्राप्त किया है? जन्मजात प्राप्त किया है, ठीक है? ये जो आपका जो मौलिक अधिकार है ये कैसा हो गया? ये आपका जो है मौलिक अधिकार हो गया। और ये मौलिक अधिकार किसको कहा जाता है? जो अधिकार हमें जन्मजात प्राप्त होते हैं। जो अधिकार हमें कैसे प्राप्त होते हैं? जन्मजात प्राप्त होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्या करेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर जो है ये क्या है, ये लास्ट कंप्लीट हो चुका है मौलिक कर्तव्य, और आपके जो है नीति निर्देशक तत्व भी कंप्लीट हो चुके हैं। कंप्लीट जो है आपके मौलिक अधिकार हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम राष्ट्रपति से संबंधित जो है अनुच्छेद पढ़ेंगे, और राष्ट्रपति की जो है किस प्रकार कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के लिए व्यवस्था की गई है, राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियाँ कौन सी है, राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियाँ कौन सी है, ये कंप्लीट हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपने नहीं लिया है। तो स्टूडेंट जितना भी आपको पढ़ाया जाता है क्या करेंगे, इनका मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा नई जो है नई अपडेट्स जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा सब्जेक्ट है, वैसे तो मैं आप सभी को अपडेट करती रहूँगी किस प्रकार से क्या संशोधन होते हैं संविधान के अंतर्गत, लेकिन फिर भी आपको भी जो है अपडेट रहना है राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते, ठीक है? तो मैं समंता शर्मा अलविदा लेती हूँ इस क्लास के अंतर्गत। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। खुश रहें, पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।